हाँ, उसने मजबूती से कहा। मैं सच बोल रहा हूँ मनोरंजन। मुझे लगता है प्यार ही एक तरह की कैद है। मुझे अपनी अम्मी याद आती है, हमारे छोटे से कमरे में कपड़ों के ढेर के ऊपर धीमी रोशनी में झुकी हुई। कभी सोते सोते मेरी आँख खुल जाती तो हमेशा साड़ी या दुपट्टा काटती हुई मिलती। अब सो जाइए अम्मी, मैं कहता, मगर बगैर काम पूरा किए वह कभी नहीं लेटती थी। और कैसे खूबसूरत बेल बूटे बनाती थी वह, बिना किसी नक्शे या पैटर्न को देखते हुए। साड़ी पर जैसे पूरा बाग खिल जाता था और देखकर दिल में बहार आ जाती थी। अब मुझे ख्याल आता है कि शायद इस काम के जरिए उनको अपनी गरीब और नीरस जिंदगी से ऊपर उठने का मौका मिलता हो, और मुझको लगता है कि वह हमारे लिए ही, अपने बच्चों के लिए दिन रात एक किए रहती थी। क्या वह भी कैद में नहीं थी, अपने बच्चों के प्यार की कैद में? मनोरंजन की तस्वीर पूरी हो जाने के बाद जावेद का उसके घर आना जाना काफी दिनों तक जारी रहा। एक दिन मनोरंजन की माँ मार्केट से लौट रही थी तो जावेद का पीसीओ आंखों के सामने पड़ गया। जावेद वहाँ मौजूद था। वहाँ कई लड़के और भी थे, आपस में बातचीत करते हुए। पीसीओ के अंदर वाले छोटे से कमरे के शीशे के दरवाजे से एक लड़की फोन पर बात करती हुई दिख रही थी। मिसेस गुप्ता ने एक उड़ती निगाह से नोट किया कि वहाँ मौजूद लड़के उस लड़की को ही घूर रहे थे। फिर उनमें से एक ने झुककर अपने चमकते हुए जूते पर माचिस एक मझी हुई हरकत के साथ जला ली और मुंह से लगी सिगरेट को सुलगाकर उसने अपने इर्द गिर्द देखा। लफंगे, मिसेस गुप्ता बुदबुदाएं। कुछ दिनों बाद इत्तेफाक ही रहा होगा कि मिसेस गुप्ता, जो कभी अखबार नहीं पढ़ती थी, फुर्सत ही नहीं मिलती थी, ने उस दिन अखबार उठाया और मोढ़े पर पैर रखकर उसके बड़े बड़े पन्ने पलटने लगी। लोकल पेज पर उनकी नज़र एक आइटम पर पड़ी जिसमें एक लड़की के अगवा होने की खबर थी। कुछ लड़के इस सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाए गए थे और आगे पढ़ते हुए मिसेस गुप्ता एक बारगी चौंक गई। जिन लड़कों को इस मामले में पुलिस ले गई थी उनमें जावेद का भी जिक्र था, जो पीसीओ में नौकर था। और तफसील जाने बगैर ही उन्हें यकीन हो गया कि अब वही जावेद है जो उनके बेटे का दोस्त है और जो उनके घर आता रहा है। वह बेहद घबरा गई और कांपती हुई आवाज में उन्होंने मनोरंजन को पुकारा। मनोरंजन अपने कमरे में था। माँ की बात सुनने पर उसके चेहरे पर एक रंग आया, फिर उसने बात टाल दी। मिसेस गुप्ता को एहसास हुआ कि वह घबरा कम और खिसिया ज्यादा रहा है। नहीं, यह जावेद नहीं हो सकता, वह इस तरह का लड़का नहीं। आखिर तुम उसे जानते ही कितना हो। उससे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। मनोरंजन के इस जवाब के बाद थोड़ी देर तक एक वजनी सी खामोशी कमरे में टंग गई, जिसकी ऊपरी सतह के नीचे मिसेस गुप्ता ने अपराध बोध की एक परत महसूस की। उन्होंने जल्दी से खामोशी को तोड़ा। तो क्या पुलिस उसे खामखा ही ले गई है? अरे पुलिस तो यूं ही लोगों के पीछे पड़ जाती है और फिर हमें पक्का तो मालूम नहीं है कि यह वही जावेद है। मगर वह जावेद ही था। और आज इतने दिनों बाद भी मनोरंजन अपने मन को उस शक के जहर से मुक्त नहीं कर पा रहा था जो उसमें घर कर गया था। जावेद ने
बार बार अपनी सफाई दी थी, बार बार उस हादसे से हाथ छटक कर दूर खड़ा हो गया था। पर माँ का कहना और जावेद का इतने दिनों तक गायब रहना, क्या जावेद ने वाकई उसे सब कुछ बताया था? जैसा कि जावेद ने कहा था, इतने महीनों के बाद वह मामला सचमुच दब गया था, पर मनोरंजन के मन में वह अब भी मौजूद था। चाहे माँ के आगे उसने बात को टाल ही क्यों न दिया हो, आज जब जावेद से मिलेगा वह पूरी बात साफ साफ कर लेना चाहता था। जावेद की ओर अपने खिंचाव और मन में संदेह के बीच वह अपने को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह छत पर से अंदर आ गया और स्टूडियो के कोने में फर्श पर आंखें मूंद कर लेट गया। बंद आंखों पर दरवाजे से आती दिन की रोशनी जो तेज हो चुकी थी चुभ रही थी और उसके कानों में जैसे बहुत दूर से आता हुआ कोहराम था। ध्यान लगाकर सुना तो उसने पाया कि वह शोर उसके भीतर ही था, उसकी कनपटियों पर रक्तचाप का शोर जो उसको कुछ देर तक करीब आते दौड़ते हुए घोड़ों की चाप की तरह सुनाई दिया। फिर रात की थकान की कगार पर शायद वह सो गया। शाम को संदिग्ध मन से तैयार होकर वह अपने स्टूडियो से बाहर लॉबी में निकला। वहाँ कोई भी नहीं था। उसने लिफ्ट के अंदर खड़े होकर उतरने के लिए बटन दबाया। लिफ्ट में अंधेरा था। वह नीचे उतरी तो उसका दिल तेजी से डूबा। उसको लगा वह अपनी आत्मा के अंदर उतर रहा है। बाहर निकलकर उसने पाया कि हवा बिल्कुल बंद हो गई है और एक महीन हरे रंग की बारिश हो रही है, जिसने सड़क के किनारे खड़े नीम के पर्दों को जमुरत की गहराइयों से रंग दिया है और विंडो मार्ग की गीली सतह पर इक्का दुक्का गाड़ियां लहराते सांप बनाती हुई निकल रही हैं। कुछ लोग जो बारिश में बिना छाते के फंस गए थे, आड़ की तरफ बढ़ रहे थे। भीगने की फिक्र किए बगैर वह बारिश के सहलाते हुए स्पर्श में तेजी से चलने लगा, लगभग दौड़ने लगा। उसको लगा बारिश ने उसे एक उड़ती हुई चिड़िया के चमकते काले पंख दे दिए। जावेद पहले ही पहुंच चुका था और बड़े बड़े कदमों के साथ कैफे के सामने लगे कैनवस के शामियाने के नीचे टहल रहा था। यह मनोरंजन इतनी देर क्यों लगा रहा था? कैफे भरा हुआ था, लोग बराबर आ जा रहे थे। बारिश की वजह से जमीन पर खासा कीचड़ हो गया था, जो कि लोगों के जूतों की वजह से और फैल रहा था। कैफे के अंदर से गर्म डोसों की खुशबू उठकर बाहर आ रही थी और फिल्टर कॉफी की गंध से जावेद पर लगभग नशा छा रहा था। दो लड़कियां कैफे से बाहर निकली। एक के लंबे बाल थे जो वह खोले हुई थी और दूसरी छोटे बाल वाली। दोनों ने एक बार मुड़कर जावेद को देखा, फिर जल्दी जल्दी चलने लगे। जावेद ने उनको परखती हुई नजर से देखा। उसकी आंखें जैसे उनकी कमर में बाहें डालकर दूर तक उनके साथ चलती चली गई। लड़कियों के दूर होते ही उसे मनोरंजन आता दिखाई दिया। वह बहुत तेज तेज चल रहा था और उसके हाथ भी पैरों की हरकत के साथ हिल रहे थे। वह नीली टी शर्ट पहने हुए था और पहली बार जावेद के दिमाग में यह ख्याल आया कि उसके कान कितने बड़े बड़े। वे उसके सिर से अलग ही दिख रहे थे और उसे ताज्जुब हुआ कि उसने पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मनोरंजन उसे कभी हसीन लगा। मनोरंजन के प्रति अपनी उलझी हुई भावनाओं का उसने अध्ययन करने की कोशिश की और अपने अंदर खींच की एक लहर उठती हुई महसूस की। मनोरंजन के कान उसे बहुत विचित्र लगे थे और उन्हें देखकर उसे हंसी आनी थी, पर उसका मूड एकदम से खराब हो गया। वह खिसियाने लगा और अपनी पूरी स्थिति ही उसे बिल्कुल बेढब लगी। मनोरंजन
देख लिया था और अपने वही पुराने शर्मीलेपन के साथ वह जावेद के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने तो सोचा था अब तुम वापस ही नहीं आओगे। क्या बंबई में बहुत मन लग गया था? जावेद कुछ देर बिना बोले खड़ा रहा। आंखें एक बार मनोरंजन के चेहरे पर जल्दी से गई, फिर दूर किसी नुक्ते पर जाकर टिक गई। उसने धीमे से कहा, मैं बंबई गया ही नहीं। उसने अपने बोलने के अंदाज में लापरवाही लाने की कोशिश की थी, पर कोई बोझ उसे नीचे घसीट लाया और बीच जुमले में वह चुप हो गया। अरे तो फिर इतने दिन कहाँ थे? कोई चिट्ठी नहीं लिखी। मनोरंजन की आवाज में कौतूहल था। मैं घर चला गया था, जावेद ने कहा। सब ठीक तो है? जब से मैं दिल्ली आया मैं एक बार भी घर नहीं गया था और अम्मी का जर्द चेहरा मेरी आंखों के सामने नाचा करता था, संजीदा, अपनी कभी न खत्म होने वाली सिलाई पर झुका हुआ। एक बार ही दिल चाहा कि उनसे मिला, बता दूं कि क्या बता दो? मनोरंजन ने जल्दी से पूछा। यही कि मेरी नौकरी नहीं रही। उस लड़की वाले मामले के बाद उन्होंने मुझे निकाल दिया। मगर तुम तो कह रहे थे कि उस केस से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मतलब तो नहीं था, मगर वह लड़की नहीं मिली थी और मेरे कुछ दोस्त उस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिए गए थे, बल्कि वे अब भी हिरासत में हैं और पीसीओ के मालिक ने मुझे भी शक की बिला पर निकाल दिया। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। तो अब तुम क्या करोगे? मनोरंजन किसी वजह से जावेद की तरफ देख नहीं रहा था। जावेद ने भी चेहरा दूसरी तरफ फेर कर कहा, मैं फिर घर वापस जा रहा हूँ। अपना सामान ले जाने के लिए दिल्ली आया था और तुमको यह बताना भी चाहता था। वह बोलते बोलते एकदम से रुक गया। वे मद्रास कैफे के अंदर अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गए थे और होटल में काम करने वाले छोटू ने उनकी मेज को एक गंदे चीथड़े से पोंछकर उनके सामने कॉफी रखी। छोटू वहां से हटा तो जावेद इतनी जल्दी से बोला कि उसके जुमले के 5 लफ्ज करीब करीब एक साथ ही उसके मुंह से निकले, जैसे कि उसके अंदर बहती किसी तेज हवा ने एकदम से दरवाजा खोलकर उन्हें ढकेल दिया। मैं शादी कर रहा हूँ। मनोरंजन उसका चेहरा भौचक होकर देखने लगा। कुछ देर तक उसको लगा कि उसने गलत सुना है। जावेद की इतनी दिनों की गैर मौजूदगी में उसको दूर दराज भी यह ख्याल नहीं आया कि शादी जैसी चीज़ भी उनके बीच एक मसला बनकर पेश आ सकती है। आखिर उसने कहा, तुम तो कहते थे तुम्हें लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तो नहीं है, मैं तो अब भी तुम्ही को चाहता हूँ, जावेद ने डूबती हुई आवाज में कहा तो मनोरंजन को अपना यकीन दिला पाने के पहले ही खामोशी में लुप्त हो गई उसकी आवाज। तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? मनोरंजन ने पूछा। अम्मी की यही ख्वाहिश थी और शादी से इनकार करके मैं उन्हें सदमा नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों के लिए दांव पर लगा दी है। मैं उन्हें किस मुंह से मना करता? उन्होंने ही मेहरू को मेरे लिए चुना है। मगर तुम वहाँ क्या काम करोगे? मेहरू के अब्बा मेरी नौकरी लगवा रहे हैं। मनोरंजन के चेहरे पर मायूसी की छाया घिर आई। उसने पूछा, तो क्या तुम वापस उसी जेल खाने में जाकर कैद हो जाओगे जहां से निकलने के सपने तुम देखा करते थे? जावेद गहरी सांस लेकर बोला, जब मैं प्रतापगढ़ छोड़कर दिल्ली आया था मुझे लगा था मैं जेल से छूट कर निकला। सब कुछ नया नया
सा लगता था। मेरी दुनिया एकदम से फैलकर बड़ी हो गई। अच्छा लगता था। मगर अब मैं देखता हूँ कि अगर प्रतापगढ़ की जिंदगी मेरे लिए जेल थी तो यह जेल मेरे अंदर ही है। मैं उससे निकलने में असफल हूँ। बार बार मैं उन्हीं जगहों पर लौटता हूँ, वही पतली गलियाँ, चाय और पान की दुकान, पीपल और महुए के पेड़, और रात को लालटेन की या लाइट आ रही हो तो बल्ब की रोशनी में दस्तरखान के आगे बैठकर अम्मी के साथ खाना खाना। वही जिंदगी का एक जगह रुके रहने का एहसास। यह सब मेरे अंदर है और मैं अपने बीते हुए दिन बार बार जीता हूँ। मेरे ज़हन में नया कुछ भी नहीं। यहाँ तो मैं अजनबी हूँ। देर तक बात करने के बाद वह दम भर सांस लेने को रुका तो मनोरंजन बोला, पर मेरे और तुम्हारे बीच क्या रह जाएगा? मैंने तो तुमसे कहा है कि मैं अब भी तुमको चाहता हूँ, हम मिलते रहेंगे। मगर कैसे? मैं दिल्ली आता रहूँगा और तुम भी प्रतापगढ़ आना। अम्मी तुम्हारी बहुत खातिर करेंगी। मनोरंजन खामोश होकर बैठ गया। उसकी स्थिर आंखें कैफे की दीवार पर टंगी हुई थी। दीवार सस्ते फिरोजी रंग से पुती हुई थी। एकदम से उस पर एक पैटर्न उभरने लगा। चींटियों की एकदम सीधी कतार ऊपर चली जा रही थी, बड़े अनुशासन के साथ। कहाँ जा रही थी वह? उसने उनके इरादे को समझने की कोशिश की, अपना पूरा ध्यान लगाकर। जावेद अब भी बात कर रहा था, मगर मनोरंजन सुन नहीं रहा था। वह चींटियों को ही देख रहा था। प्रकृति में निहित किसी कानून के तहत वे चली जा रही थी, अपने नन्हे शरीर के किसी कण में या ज्ञान लिए कि वे कहाँ जा रही हैं। बाहर बारिश रुक गई थी और बादलों के पर्दे के पीछे से एक पनियल सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था। तो ये थी कहानी कगार पर, जिसमें कितनी खूबसूरती से समलैंगिक प्रेम की विडंबना को आज के समय और आज के परिवेश में दिखाया गया है। कल रात में इस पर टिप्पणी करते हुए थोड़ा ठमक गई थी, रुक गई थी, और फिर मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ही रुक गई। मैं बात कर रही थी गुजरात के दंगों में जिस तरह से हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे को काटा। देखिए, ये हिंदू मुसलमान लड़के के बीच की एक प्रेम कहानी कैसी मोड़ लेती है। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। और सारा राय जी को बहुत बधाई है कि उन्होंने बड़ी बुलंदी से लिखा है। जावेद दरअसल गे नहीं है, वह समलैंगिक नहीं है। वह एक लड़की को अगवा करने के मामले में फंसता है, पैसे के लिए पोज करता है, मद्रास कैफे में दुगने तिगुने डोसे खाकर अपना पेट भरता है और फ़ायदा उठा रहा है मनोरंजन के प्यार का, और अब भी झूठ बोल रहा है कि वह उसे चाहता है। वह समलैंगिक नहीं है, ये कहानी से लगभग साफ है। और यह लड़का समलैंगिक है और वाकई जावेद से उस तरह का मानसिक प्रेम चाहता है जो कि एक रूमानी प्रेम में होता है। लेकिन जावेद लड़कियों के प्रति आकर्षित है। वह जिस तरह से मेहरू का नाम लेता है, उसके अब्बा, उन गलियों और जेल खाने, और दरअसल तो पीसीओ में बैठा हुआ भी जावेद जेल में ही है ना। तो जेल के कॉन्सेप्ट की भी बड़ी खूबसूरत व्याख्या हुई है इस कहानी में। और इसलिए भी मुझे गुजरात दंगों की याद आई कि कितने लोग जो तथाकथित रूप से बताए जाते हैं दोषी, वो कभी जेल नहीं गए। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, शायद हमारे प्रधानमंत्री भी आदरणीय के विषय में यह कहा जाता है कि उनका पुलिस को ये स्पेसिफिक ऑर्डर था कि आप दखल न दें, दंगाइयों को वैसा करने दें जैसा वो कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं ये नहीं जानती कि उस ट्रेन को गोधड़ा में आग किसने लगाई। गूगल में लिखा हुआ है कि बाद में जो तहकीकात हुई उसमें ये पता चला कि उस ट्रेन को दूसरे लोगों ने आग लगाई थी, उस कौम ने जिसके ऊपर हमला हुआ। लेकिन इस बात को बहुत सारे लोगों ने नहीं स्वीकारा है, इस पर सवालिया निशान है। अब जैसे मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है, लोग ये कहते हैं इस पर किताबें हैं प्रधानमंत्री के इस ऑर्डर पर कि
वो पुलिस रिपोर्ट वो पुलिस जो है वो नहीं दखल देगी। आखिर अगर पुलिस देती तो दंगे इतने समय तक कैसे चलते। बहरहाल ये सब खोजी पत्रकारिता का भी विषय है, साहित्य का भी विषय है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो जानकारी है वो अपर्याप्त है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी कभी नहीं होता। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि कई दोषी भी जेल गए हैं, कई दोषी भी जेल गए हैं मौकाए वारदात से, लेकिन कई निर्दोष बाहर नहीं रह पाते, उन्हें जेल होती है और दोषी बाहर रहते हैं। बहरहाल तो जेल पे ये गुजरात दंगों की बात इसलिए क्योंकि कहानी में तो नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल आज के समय में, जबकि नागरिकता की लड़ाई इतनी बड़ी है जिसके समर्थन में भी कल मैंने इतना कुछ कहा है, तो अपर्याप्त सबूत के साथ हम कैसे सच की तलाश करें, ये हमेशा होता है। ये प्रेम में भी होता है ना। प्रेम जो है वो इधर लव जिहाद से लेके मॉब लिंचिंग से लेके ये सब बहुत बड़े मुद्दे रहे, जिनकी पृष्ठभूमि से अलग भी इस कहानी को पढ़ना, ये इतनी खूबसूरत कहानी है। मैं ये समकालीन वातावरण और परिवेश ले आई। गे राइट्स के लिए शशि थरूर ने बिल दिया है और शायद वो पारित होने को है, और गे लोगों को काफ़ी अब अधिकार मिले हैं, समाज में उनको स्वीकृति मिली है, वैसे ही जैसे थर्ड जेंडर को कम से कम कागज़ पर तो मिली ही है। इस तरह से थर्ड जेंडर को कि उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन उनके साथ वही डिस्क्रिमिनेशन होता है जो जैसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाहर बताया जाता है, लेकिन या जैसा कि हम रैगिंग वगैरह में सुनते हैं, लेकिन वो उन सारी बातों से इतर यहाँ कहानी में समलैंगिक प्रेम एक अलग मुद्दा है। और ये जो लड़का है मनोरंजन, इसके अपने समलैंगिक होने की जो प्रक्रिया तो नहीं, जो उसकी जो नॉलेज इसके पास पहुंचती है जिन तरहों से, और जिस तरह वह उन्हें स्वीकारता है, और जिस तरह अपने समलैंगिक अपनी आइडेंटिटी को, है ना, उसकी समलैंगिक होने की आइडेंटिटी जिस तरह वह जीता है धीरे धीरे लड़कियों के कपड़े पहनकर, और उसके उस प्रेम की हैंकरिंग को जिस तरह से कथाकार ने दिखाया है, वह कहीं भी अश्लील न होते हुए एक जगह यहाँ शरीर के हिस्सों का वर्णन है। और इतनी मैं खाली और सतही प्रेम कविताएं इन दिनों दैहिक प्रेम की पढ़ती हूँ कि जिनमें मतलब समूची देह का वर्णन आ जाता है कि जैसे हम ये कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। इसमें जिस तरह से उसकी मतलब भावनात्मक ढंग से जिस पिघलने को दिखाया गया है, खूबसूरत। मैंने कहा बहुत खूबसूरत है। धीमा बोली पता नहीं सुनाई दिया या नहीं। तो यही मैं कहना चाहती थी। इस कहानी के पाठ का सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक तो की कहानी मैं जिन तक पहुंचाना चाहती हूँ वो पहुँचे और सुने लोग, लेकिन ये कि अच्छी कहानियाँ पढ़कर बहुत खुशी होती है, और कि प्रेम में उस मानसन प्रेम के रोमान को कैसे वर्णित किया जाए जो दैहिक और अश्लील न होकर खूबसूरत हो, ये चुनौती होती है साहित्यकार के सामने। जैसे इस कहानी में कगार पर कहानी में सारा राय जी ने बड़ी खूबसूरती से वर्णित किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि मेरी इस आवाज़ में इस कहानी का पाठ आपको पसंद आएगा। आभार आपका। ये सब मसले प्रेम के राजनीतिक होते जाते हैं और इसलिए बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन एक बार फिर से पूर्णतः साहित्यिक ट्रीटमेंट समलैंगिकता का इतना सशक्त शायद किसी और कहानी में मैंने नहीं पढ़ा है। तो इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।